और इस वक्त एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां मतगणना से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक लेंगे। 7 अहम बैठकें करेंगे आज पीएम मोदी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के दूसरे दिन ही पीएम मोदी ये महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपको बता दें, इस बैठक में पर्यावरण दिवस को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। साथ ही पूर्वोत्तर में चक्रवात के हालात की समीक्षा करेंगे पीएम। हीट वेव की स्थिति की समीक्षा भी पीएम मोदी करेंगे। नई सरकार की 100 दिन के एजेंडे पर इस बैठक में चर्चा होगी। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए ये वो समय है, ये वो दौर है जब सभी राजनेता अब चुनावी रैलियों से, रोड शो से, जनसभाओं से अभी कुछ वक्त के लिए मुक्त हो गए हैं। 2 दिन बाद परिणाम आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आज महत्वपूर्ण अलग अलग बैठकें लेंगे और इन बैठकों का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। पूर्वोत्तर में चूंकि चक्रवात आया है, ओडिशा, बंगाल, कई पूर्वोत्तर राज्य इससे प्रभावित हुए हैं। वहां पर क्या हालात रहे हैं इसकी समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। साथ ही देश में हीट वेव की स्थिति को लेकर समीक्षा करेंगे। नई सरकार की 100 दिन के एजेंडे पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी और भी कई अन्य अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का इंतजार और है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे। राजनेताओं को अभी कुछ वक्त का मौका मिला है और यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, आज सुबह ही खबर आई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुजरात पहुंचेंगे। इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक को लेकर यह भी अपडेट मिल रहा है कि एजेंडा साफ है। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक तो करेंगे ही अलग अलग मुद्दों पर, जिसमें पर्यावरण सहित पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में चक्रवात की वजह से नुकसान हुआ है उस पर भी समीक्षा करेंगे। तो एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमने अलग अलग राज्यों की स्थिति को लेकर चर्चा की, लेकिन अब हम जिस राज्य की चर्चा करेंगे वो है छत्तीसगढ़। 24 साल का ये छत्तीसगढ़ कई मायनों में खास है। राजनीतिक दलों ने जिस तरह से तैयारियां की, हालांकि बायपोलर पॉलिटिक्स ही रही है। बात करेंगे 24 साल के इस छत्तीसगढ़ के इस लोकसभा चुनाव के उन आने वाले परिणामों पर, राजनीतिक दलों की मेहनत पर, मुद्दों पर। जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ रहे हैं उनसे आपका जल्दी से परिचय करा दें। देवलाल ठाकुर जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों पैनलिस्ट का। और वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले रवि भोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवलाल जी आपके साथ मैं करना चाहूंगा। इस मुद्दे पे कतई नहीं आऊंगा कि नतीजे जो एग्जिट पोल्स के आए हैं, अधिकांश 9 से 10 सीटें, कई तो 11 सीटें आपके पक्ष में बीजेपी को लाते दिख रहे हैं। लेकिन मुझे याद है पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल्स, जब सभी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल्स औंधे मुंह गिर गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से परिणाम सामने आएंगे, एग्जिट पोल्स गिर जाएंगे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस ने अंदर ही अंदर खूब मेहनत की, खूब तैयारियां की, खूब मुद्दों को भुनाने की कोशिश की और अभी भी कांग्रेस आश्वस्त है कि प्रदेश की 11 में से 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। क्या कहेंगे देवलाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2023 में बनी, हमने जितने भी गारंटी दिए थे जनता को, उन सारी गारंटियों को पूरा कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। बात देश में सरकार बनाने की, तो निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ कहीं पर भी अछूता नहीं रहेगा और 11 की 11 सीट जीत कर हम प्रधानमंत्री जी के झोली में डालेंगे। और यहाँ पर हम जीत के सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, हम काम किए हैं। इसलिए ये बात कर रहे हैं कि जनता को ये विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे किसानों को 3100 रुपए में धान खरीदने की बात हो, या किसानों को जो 2 साल का बोनस देंगे उनको देने की बात हो, या फिर माता एवं बहनों को जो हम 1-1 हजार रुपया महीने में देंगे बोले थे उनकी बात हो। इन सारे चीजों पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और
हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुख शांति समृद्धि की ओर जो हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, इस पर जनता ने विश्वास किया है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। देवलाल जी ने अपना पक्ष रखा है और वो एक कारण बता रहे हैं कि क्यों इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगी। तो ऐसे में दूसरे पक्ष को सुनना भी जरूरी हो जाता है। इस वक्त विपक्ष में कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में। अमित श्रीवास्तव जी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमित जी, 24 साल के इस छत्तीसगढ़ में हमने ये देखा, अजित जोगी सबसे पहले मुख्यमंत्री जब बने, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे। जब जब लोकसभा चुनाव रहे, आपकी पार्टी 2 सीटों के आगे कभी बढ़ नहीं पाई। विधानसभा चुनाव में जरूर आपकी मेहनत के परिणाम आपके पक्ष में आए, भूपेश बघेल को सत्ता मिली, लेकिन एक बार फिर यहां पर मोदी प्रोजेक्ट, मोदी चेहरा, केंद्र की नीतियां, ये तमाम बीजेपी आधार बता रही है 11 सीटें जीतने का। अबे जी देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि आपने छत्तीसगढ़ के विषय में बात किया। छत्तीसगढ़ को लेकर हम सभी ने बहुत लंबा संघर्ष किया है और जैसा हम छत्तीसगढ़ चाहते थे, जैसा हमने छत्तीसगढ़ सपनों में देखा था, क्या वो छत्तीसगढ़ हम बनाने में कामयाब रहे? निश्चित तौर पे मुझे लगता है बहुत हद तक तो हम कामयाब रहे। लेकिन आपने ठीक कहा कि इन 24 सालों में अगर हम देखें तो हमने बहुत सी परिस्थितियां होते बदलते देखी है। और लगातार आपने एग्जिट पोल के विषय में कहा, तो निश्चित तौर पे कोई भी एग्जिट पोल पिछले बार नहीं कह रहा था विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। और आपके माध्यम से मैं एक ही चीज़ बता दूं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब आप लोगों की मेहनत को मैं सलाम करना चाहता हूं, लेकिन एक जनता के मन में एक प्रश्न है, मैं जो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, क्योंकि कल से हम लोग की बहुत लोगों से चर्चाएं होती हैं, तो जनता भी जानना चाहती है कि ये एग्जिट पोल जो है, आप क्या सैंपल लेते हैं, कितने लोगों के बीच में आप जाते हैं। और पॉसिबल ही नहीं है कि 543 लोकसभा में सारे जो भी सर्वेयर होते हैं वो जा सकें। अब एक लोकसभा में 8 से 10 विधानसभा होती हैं, तो क्या आप उन विधानसभा में गए, क्या आप उनके और गांव में गए, फिर आपने क्या मुद्दे उठाए, ये सारी चीज़ें। और सबसे अहम बात, जनता भी ये जानना चाहती है कि हम इतने सारे सर्वे में किस पे विश्वास करें, किसको हम सही माने। क्योंकि जिस प्रकार का एग्जिट पोल आया है, हम सब जानते हैं कि एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल के लिए हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारा मुद्दा एक ही था और छत्तीसगढ़ की जनता एक ही चीज चाहती थी कि हमको सक्रिय सांसद चाहिए। हम निष्क्रिय सांसद नहीं चाहते, हम ऐसे सांसद चाहते हैं जो हमारी आवाजों को बुलंद करे। जब छत्तीसगढ़ में रेल रुक जाती है तो उसमें उस समय सांसद अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं करते, क्यों इतना घबराते हैं? तो हमारे ऐसे अन्य गणित मुद्दे हैं, अगर आप समय देंगे तो मैं लगातार आगे भी उस पर बोलना चाहूंगा। मैंने दोनों राजनीतिक मेहमानों की एक ओपनिंग रिएक्शंस, प्रतिक्रिया को जितना समझा है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर वो डिफेंड कर रहे हैं। रवि जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, मुकाबला जब दिलचस्प हो, कड़ा हो, तो मजा आता है जनता को भी, मतदाताओं को भी। जब तत्कालीन भूपेश सरकार सत्ता में रही, 5 सालों में कई मुद्दों को लेकर तकरार केंद्र बनाम राज्य की हमने देखी, चाहे फिर वो जीएसटी का पैसा हो, बारदानों की कमी का मसला हो, अन्य विषयों को लेकर लगातार अक्सर केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई चलती रही। लेकिन एक बार फिर जिस तरह केंद्र के कई बड़े चेहरों ने, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ पहुंचे, जमकर चुनावी प्रचार किया, एक बार फिर 11 सीटें जीतने की वो बात तो कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस गंभीरता से मुद्दों को उठाया है, कांग्रेस आज भी आश्वस्त है कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, नतीजे चाहे एग्जिट पोल्स के जो भी हो। लेकिन आपका आकलन इन एग्जिट पोल्स के नतीजों पर क्या कह रहा है? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें नहीं मिली है, कभी 10 सीटें मिली है, कभी, और 2019 में उनको 9 सीटें मिली थी। इस बार वो 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 का, यहाँ पर मोदी की गारंटी मेन मुद्दा था और मोदी का चेहरा था। राज्य में सरकार भी थी, लेकिन सरकार को 4 महीने हुए थे, लेकिन बेसिक फैक्टर यही था कि मोदी का चेहरा, मोदी के नाम पर किस तरह से लोग प्रभावित होंगे और किस तरह से वोट देंगे। निश्चित तौर से यदि मोदी का नाम चलता है या मोदी के नाम चेहरे पर वोट दिया हो तो भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य पे सफल हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ इस बार मुद्दे उठाए। एक तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी, जो फॉर्म भरवाए गए थे, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, 5 गारंटी की बात की, किसानों की बात की, तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दे रहे हैं। लेकिन
इस बार कुल मिला के मतदान तो काफ़ी हुआ छत्तीसगढ़ में। हम रायगढ़ की बात करेंगे, रायगढ़ में 78% वोट हुआ, बस्तर में हुआ। इसके अलावा कांग्रेस ने बड़े चेहरों को लाकर मुकाबले को बड़ा दिलचस्पी बनाने की कोशिश की है। इन सबके बीच रवि जी एक महत्वपूर्ण जो मैंने चीज देखी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, नक्सलवाद एक बड़ी समस्या राज्य के लिए शुरू से रही है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने इसने खत्म करने के दावे तो जरूर किए सत्ता में रहते हुए, लेकिन विपक्ष में रहते हुए फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2 से 3 सालों में पूरी तरह सफाया हो जाएगा शाह सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद से। अगर ये होता है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, निश्चित तौर से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है और ये उम्मीद की जा रही थी जब राज्य बना 2000 में तो नक्सलवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। ये माना गया था कि मध्य प्रदेश में रहते हुए नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि दूर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाने से उस पर कंसंट्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले 24 साल में अभी तक नक्सलवाद पे जो लगाम लगना चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार को नहीं हो, लेकिन यदि अमित शाह कह रहे हैं कि शाह सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से नक्सलियों पर शाह सरकार का आक्रमण चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, निश्चित तौर से नक्सलवाद की कमर टूट रही है और ये बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इसको लेकर कह रही फर्जी मुठभेड़, तो इस पर राजनीति चल रही है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद। हर बार चुनाव में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा होता है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन ये मुद्दा इस बार भी रहा। लेकिन जहां तक सीटों की बात करें तो इस बार टफ कंपटीशन बहुत था, चेहरे बड़े थे कांग्रेसियों के और बीजेपी ने नए चेहरे उतारकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था वो बहुत कम करने की कोशिश की। मैं अमित जी आपसे एक चीज ये भी समझना चाहूंगा, जिन मुद्दों को आपने उठाने की भुनाने की कोशिश की इन लोकसभा चुनाव के दरमियान, बीजेपी ने यह भी कहा कि आप अपने विधानसभा चुनाव के वादों को तो पूरा कर नहीं पाए, कई ऐसे अधूरे वादे रहे भूपेश सरकार के रहते हुए जो आपने कहे थे लेकिन पूरे नहीं किए, इसलिए शायद जनता ने मौका नहीं दिया। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में किस प्रामाणिकता से मतदाता आपकी बात को मानते, यही एक आधार बीजेपी भी मान रही है। दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम आपके साथ बहुत सारी हम लोगों ने डिबेट की, आप बेहतर समझते हैं सारी चीजों को। अगर ये पैमाना है कि आपने वादे करके आपने चुनाव में आपने उसे फुलफिल नहीं किया है, तो मुझे लगता है बीजेपी को तो चुनाव में आने का भी हक नहीं है। मैं सिर्फ 3-4 मुद्दे गिना देता हूं। पिछले कार्यकाल में, पिछले बार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, क्या? नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा, आया क्या? नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था 100 दिनों में अगर महंगाई मैं कम नहीं कर दूंगा तो मुझे चौराहे पे जो आप बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या महंगाई कम हुई? क्या? इस पे तो चर्चा नहीं होती। लेकिन मैं फिर आपको आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के उन सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चुनाव को मुद्दा आधारित किया, जनता से जुड़े मुद्दों को उन्होंने ज्वलंत मुद्दों को लाया। जिस प्रकार अभी भोई भैया ने कहा कि महंगाई पे बात हुई, रोजगार पे बात हुई, और सबसे बड़ी बात, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव दीपक जी, ये संविधान को बचाने वाला चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, क्योंकि इनके ही कई सांसदों ने, चाहे वो अनंत हेगड़े जी हो, चाहे लगातार लल्लू सिंह जी हो, चाहे ज्योति मिर्गा जी हो और अनगिनत ऐसे भाजपा के नेता जिन्होंने कहा कि हम संविधान को बदलने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता ने इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर तक के लिए ये सोच के रखा था और लोकतंत्र का प्रहरी बन के अपने मताधिकार के प्रयोग से उन्होंने इसे बचाने का प्रयास किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले 4 तारीख को आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और लोग तो कहते हैं ना, जिंदगी बेहाल है फिर भी यार पूछते हो क्या हाल है। तो जनता ये समझ चुकी है और जनता दूसरा चीज कहती है कि अब नहीं होगी भूल, 4 जून के जा रहा है कमल फूल। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमानों की लग रही है, जिन से मैं मुखातिब हो रहा हूं, कि वो इन सबसे इतर, एग्जिट पोल के नतीजों से इतर, बीजेपी के दावों से इतर अपने उस स्टैंड पर कायम है जो उन्होंने मेहनत ग्राउंड जीरो पर पहुंच के की है। देवलाल जी, लेकिन कुछ मुद्दे आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जिसका जिक्र अमित जी ने भी किया। ये बार बार 15 लाख अकाउंट में देने की बात, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, ये कुछ मसले ऐसे हैं जो सालों हो गए लेकिन पीछा नहीं छोड़ते, कांग्रेस इसे जोर शोर से उठाती है। शिकायत हो कांग्रेसियों को मोदी जी से, लेकिन मोदी जी से ही करोड़ों भारतीयों को उम्मीद है। यही वो प्रधानमंत्री है जो हमारे देश को विकसित भारत की ओर
अग्रसर करेगा। ये कांग्रेस लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई बार बार हर चैनल में देते हैं, लेकिन जितना चीरहरण लोकतंत्र और संविधान का कांग्रेस कार्यकाल में हुआ वो किसी भी शासन में नहीं हुआ। आज आप लोग ये कांग्रेस के लोग ये क्यों नहीं समझते, जितने ये लोग मेडिकल कॉलेज पूरे 70 साल में नहीं बनाए वो 10 साल में बना दिए नरेंद्र मोदी। IIM, IIT कितने कॉलेजों को निर्माण किया, जितना ये लोग 70 साल में किया हमने 10 साल में कर दिया। तो ये चीज दर्शाता है कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, उस वादों को पूरा भी करते हैं। हमने घोषणा पत्र में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बनाए कि नहीं बनाए, 370 हटाएंगे, हटाए कि नहीं हटाए, नौकरी भी दिए। और मैं ये कहता हूं, ये पूरे आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी कह रहा हूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं, बोल कौन रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ आप 1 लाख रुपया देंगे बोल रहे हैं, हम 1000 रुपया देंगे बोल रहे हैं, लेकिन जनता ने मोदी जी की गारंटी को विश्वास किया कि मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएगा। ठीक है, मैं इस पर जवाब दूंगा, अमित जी को भी मौका दूंगा। देवलाल जी का अपना तर्क है, वो इस पर सफाई दे रहे हैं कि आखिर क्यों किस पर कर रही है देश में इस वक्त, ये देखने वाली बात है। और जनता को पूरी मालूम है कि हम किसके राज में सुरक्षित रहेंगे, सुख शांति समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करेंगे। ठीक है, जनता ने तो अपना वोट दे दिया है, किस्मतें ईवीएम्स में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिन 11 सीटों को लेकर एग्जिट पोल्स के नतीजे एक दिन पहले आए हैं, वो कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं। रवि जी, संक्षिप्त में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, पैटर्न अक्सर हमने देखा है जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय प्रतिनिधित्व को देखा जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नेशनल मुद्दे होते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को देखा जाता है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ का एक बड़ा नेता जो बीते कुछ सालों में उभर कर सामने आया, उसका नाम भूपेश बघेल। उनके मुख्यमंत्री रहते कई योजनाओं की तारीफ केंद्र सरकार ने भी की, कई योजनाओं को लेकर सराहना भी की गई, उन्हें अपनाने की कोशिश भी की गई। ऐसे में ये कितना गहरा प्रभाव उन मतदाताओं के मनों में या फिर उन मतदाताओं के दिमाग में छोड़ पाता है कि मुझे जिस प्रत्याशी को वोट देना है उसको लेकर उसका माइंडसेट कितना क्लियर हो? देखिए दीपक जी, जिस 2014 से हम करें लोकसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव में 2024 में ही मोदी जी को प्रोजेक्ट कर दिया गया था। 2014, 19 और 24 तीनों में मोदी जी रहे हैं, सामने हैं, और मोदी जी सामने हैं तो सबको लगता है कि मोदी के नाम पे वोट देना चाहिए। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को ही आगे करके चुनाव लड़ा। मोदी की गारंटी, भाजपा से ज़्यादा मोदी को दिया गया। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव में है, केंद्र के मुद्दे होते हैं, साथ में प्रत्याशी किस तरह से कौन खड़े हैं, उनका क्या कद है, ये भी निर्भर करता है। स्थानीय मुद्दे की बात करें या प्रदेश के मुद्दे की बात करें, वो तो कुछ हद तक रहता है। और जहाँ तक भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के कार्यकाल में उनकी योजनाओं को लेकर, चाहे गोबर की बात हो, गोबर खरीदी की बात हो, उसको केंद्र ने भी अपनाया, उसकी तारीफ की। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो वो फैक्टर नहीं है, अभी तो सिर्फ लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट है, और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े किए हैं वो किस तरह से करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे ही चुनाव में और मोदी के नाम पर, और विपक्ष के चेहरा किस तरह का है, इस पर ही मुकाबला रहा, और वही मेन फैक्टर रहा मुद्दों के अलावा। ठीक है, मैं अमित जी आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा, आंकड़ों के फेरजाल में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। ठीक है, सीटें किसको कितनी आती है तो परसों शाम तक साफ हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी आपकी पार्टी ने काफी मेहनत की। पिछले चुनाव में बीजेपी को 50+% वोट परसेंटेज रहा, आपको करीब करीब 40% के आसपास रहा था, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। इस बार किस आधार पर कांग्रेस मान रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जिस आधार पर सीटें भी आप अधिक जीत रहे हैं? देखिए, लगातार मैंने जैसे कहा ना, ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि हमने ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को, सोशल मीडिया को, और उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को जो कलमकार हैं, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत दिखाई इस चुनाव में कि लगातार ये मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और मजबूरी में भाजपा को उस पर चर्चा करनी पड़ी, क्योंकि जनता चाहती थी उन ज्वलंत मुद्दों पे बात हो। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई पे लोगों की चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुई। मैंने कहा ना, संविधान की बात, संविधान को बचाने की बात हो,
उसमें भी चर्चा हुई। लगातार जो हम मुद्दे चाहते थे, जनता के मुद्दों पे चर्चा इस चुनाव में किया गया और ये एक अच्छा विषय है क्योंकि ज्वलंत मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे बड़े भिन्न होते हैं, लेकिन जब आप वादे करके जो आप आए, मैंने कहा ना देवलाल ठाकुर जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आपने दीपक जी जो उनसे प्रश्न किया, मैंने 3 प्रश्न उठाए थे, महंगाई पे, रोजगार पे और किसानों की आय पे। तीनों पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मोदी जी पे उन्होंने कहा। तो मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहता हूं। पिछले 15 दिनों का हमने, जब आपके चैनल पे डिबेट करने के लिए हम तैयारी कर रहे थे तो लगातार कुछ आंकड़े मेरे सामने आए जो बड़े दिलचस्प हैं। पिछले 15 दिनों का अगर हम देखेंगे तो 206 सभाएं, रैलियां मोदी जी ने की, 80 ठोक इंटरव्यू किए उन्होंने और लगातार एक चैनल को 4-4 बार इंटरव्यू दिया। 10 साल से उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। उसी प्रकार से 253 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, 573 बार इंडिया गठबंधन का नाम लिया और 750 बार खुद अपना नाम लिया कि मोदी जी की गारंटी पे चुनाव हो, मेरे को देख के आप चुनाव पे वोट डालिए। मैं एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आपने वादे पूरा नहीं किया, आपने 56 इंच की छाती की तो आपने बात की थी। अगर है 56 इंच की छाती तो आपने महंगाई कम क्यों नहीं की? है 56 इंच की छाती तो आपने किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं की? है 56 इंच की छाती अगर आपकी तो आपने जनता से जुलन मुद्दों पर आप बात क्यों नहीं करते थे? आप पत्रकारों से बात क्यों नहीं करते थे? यानी मूल जो मैं समझ पा रहा हूं अमित जी की बातों को, मूल विकास के मुद्दों से हटकर भटककर बीजेपी ने इस तरह चुनाव में मुद्दे उठाने की कोशिश की। दीपक जी 5 सेकंड। जी देखिए संक्षेप में। जी देखिए, जिस प्रकार से जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं करी। और मैं आपको बता दूं कि एम फैक्टर बीजेपी के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं, कल भी जब हम डिबेट कर रहे थे तो कहते थे मोदी फैक्टर। नहीं साहब, प्रधानमंत्री जी ने एम पे जरूर उनको मोहब्बत है, लेकिन वो बात किसकी करते? मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा। अरे प्रधानमंत्री पद की गरिमा है भाई, आप जिस पद में बैठे हो, यू शुड मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ योर पोस्ट। ये क्यों नहीं हो पाया? देवलाल जी शायद इस पर बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। देवलाल जी, आरोप अमित जी ही नहीं, कई कांग्रेस के नेता अक्सर ये लगाते हैं। पूरा देश लगा रहा है साहब। देवलाल जी, आप महंगाई पे बात नहीं करते, एम पे, आप मणिपुर पे बात नहीं करते। जी आप सुन लीजिए ना, बोले हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के पहले मूल विचारधारा को कांग्रेस के लोग समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा अंत्योदय विकास। समाज में जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे कैसे अग्रिम पंक्ति पर हम लाएं। आज देश में 70 सालों में नहीं हुआ। आज देश में गरीबों के लिए जो काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, एक गरीबों का सपना होता था कि उनका पक्का आवास हो। उन सब लोगों को पक्का आवास बनवाने का काम किसने किया? देश के प्रधानमंत्री ने। उसके घर में गैस चूल्हा देने का काम किया। गैस चूल्हा दिए भी नहीं उज्ज्वला में, उनके साथ उन्हें पोषण आहार देने का भी काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके साथ साथ शौचालय भी बनवाए तो कांग्रेसियों ने तंज कसा था, बिना पानी के शौचालय का क्या काम। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जानते थे कि मुझे देश में हर गरीब परिवार के घर तक पानी पहुंचाना है, शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। उसके बाद गरीब परिवार के लिए सबसे उल्लेखनीय अगर कोई कार्य किया है देश के प्रधानमंत्री ने, तो एक गरीब परिवार के सामने एक समय संकट आ खड़ा होता था। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए या दुर्घटना हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते थे। सेठ साहूकार का मुंह देखते थे, जमीन जायदाद खेत को बेचने के बाद इलाज कराते थे। लेकिन आज वो गरीब परिवार अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो वहां हमारा देश का प्रधानमंत्री ये उपलब्धियां बताकर, देवलाल जी मैं जितना समझ पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री को शायद उन विकास की उपलब्धियों की योजनाओं का जिक्र इस बार इसलिए नहीं करना पड़ा चुनाव में क्योंकि उन्होंने शायद वो करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस नेता लगातार इस मुद्दे पर अभी भी हमलावर हैं। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है मुझे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। देवलाल जी, अमित श्रीवास्तव जी, रवि भोई जी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। इंतजार रहेगा 4 तारीख का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितनी सीटें कांग्रेस ला पाती है, मेहनत कितनी कामयाब हो पाती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।